दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए विषय के ऊपर कि आप जानते हैं कि भारतीय बैंकों के अंदर, भारतीय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी के पास म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, उनके डिविडेंड्स के रूप में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की अनक्लेम्ड मनी है और ज्यादातर मुकदमे सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड होते हैं। क्या इन समस्या का कोई समाधान है? आज इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री एसपी मनचंदा जी। मनचंदा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। एसपी मनचंदा जी रिटायर्ड बैंकर हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत पुस्तकों के लेखक हैं। आजकल एक उनकी पुस्तक धरोहर काफी चर्चा में है। नॉर्थ दिल्ली के एक मशहूर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन एल्डरली पीपल फोरम के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक और सीनियर सिटीजन्स के भी ये वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो एसपी मनचंदा जी, स्वागत है आपका। और चर्चा के दूसरे चरण में हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्रनाथ वत्स जी, जो आरबीआई के रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि अनक्लेम मनी के लिए सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं, क्योंकि ये मनी, अनक्लेम मनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनचंदा जी, हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि अनक्लेम मनी से निपटने के लिए, अनक्लेम प्रॉपर्टी से निपटने के लिए क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? धन्यवाद सुधीर जी। अभी जैसे आपने मुझे थोड़ी इंट्रोडक्शन में मेरे बताया, पहले तो मैं यही बता दूं कि मेरा पूरा नाम सूरज प्रकाश मनचंदा है। आपने जैसे अभी मुझे बताया कि मैं एक रिटायर्ड बैंकर भी हूँ, तो जब मैं बैंक में बिजी था अपने कार्यों में, तभी मैंने पाया था, उस समय मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी था, तो तभी मैंने पाया कि हमारे बैंकों में बहुत सारा धन अनक्लेम्ड रखा हुआ है। अनक्लेम्ड मीन्स जिसको 10 साल से किसी ने उसके ऊपर क्लेम नहीं किया है, उसी अमाउंट को अनक्लेम्ड कहते हैं। 2008 में मैंने आरटीआई एक एप्लीकेशन डाली थी और उसमें मैंने बैंकों से पूछा था कि ये बताइए कि कितना धन जो है ना अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। उस समय मुझे आरटीआई जवाब से मुझे मिला था लगभग 30,000 करोड़ रुपए। और उसी के ऊपर बेस पर मैंने, क्योंकि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी था और सोशल एक्टिविस्ट भी था, तो मैंने एक एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डाली थी और साथ में ही कंज्यूमर कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें मैंने उनको बताया था कि इतना अमाउंट जो है ना, जो बैंकों के पास लावारिस पड़ा हुआ है, जिसका बैंक भी यूज नहीं कर पा रहे, तो और हम भी नहीं यूज कर पा रहे, तो उसका धन जो है ना कंज्यूमर के पास जाना चाहिए। इसलिए मैंने कंज्यूमर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और कंज्यूमर कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा था, ये डायरेक्शन 20 अगस्त 2008 को दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि बैंकों को प्रोएक्टिव होना चाहिए, यानी कि उनको अपने आप से जो भी अनक्लेम्ड है, जिसका भी खाता ऑपरेट नहीं हुआ है, उसको एक लेटर लिखना चाहिए, उससे फॉलोअप करना चाहिए। तो ऐसा डायरेक्शन 2008 में दिया गया था। तो मेरा ये कहना है कि ये काम मैं अभी से नहीं, बल्कि 2008 से चालू है मेरा, जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अपनी विल नहीं लिखते हैं। ये एक्चुअली इसका रीज़न, जो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, उसका रीज़न भी यही है कि बैंकों में जब क्लेम लेने के लिए जाते हैं लोग, अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बताते नहीं हैं, तो पैसा ऐसे कैसे रखा रह जाता है। जब वो पैसा बिना यूज के पड़ा रहेगा तो अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी जो है ना अनक्लेम्ड हो चुका है। तो ये इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि हम लोग अपनी जागरूकता नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम अपनी वसीयत लिखें, अपनी वसीयत लिख के अपने बच्चों को भी बताएं कि ऐसा अमाउंट जो है ना इस बैंक में पड़ा हुआ है, ऐसे प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, ताकि हमारे जाने के बाद वो उसका सही ढंग से उसका यूज कर सकें। बैंकों की अनक्लेम मनी के 3 रीजन हैं। डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर पहला सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है, दूसरा होता है लैक ऑफ द नॉमिनी, और तीसरा होता है
जो उनके लीगल हेयर्स है ना उसको क्लेम करने ही नहीं आते हैं। इसका रास्ता अभी सूरज जी ने बताया कि वसीयत एक रास्ता हो सकता है, तो क्या हम सभी को वसीयत बनानी चाहिए? मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको अपनी वसीयत अवश्य लिखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो प्रॉपर्टी थोड़ी हो ज़्यादा हो, ये एक बहुत अच्छा कदम है। सपोज एक व्यक्ति जो बीमार है और वो उसका कोई मालूम नहीं कि कब उसकी डेथ हो जाएगी, तो अगर वो पहले से ही उसकी वसीयत लिखी जाएगी तो कितना आसान हो जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ये और इसको आगे चर्चा में ले आऊँ कि वसीयत होती क्या है। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर राइट अप लिखते हैं, कुछ लिख के हम ये लिखते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे धन का, जो मैंने खुद अपनी कमाई से अर्जित किया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ये उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है ताकि बाद में इसमें कोई दुर्भावना ना हो, बाद में कोई अनक्लेम्ड पर्सन जो है ना इसको क्लेम करने ना आ जाए। सूरज जी, जो हम आप वसीयत बनाते हैं क्या इसको रजिस्टर कराना जरूरी होता है? सुधीर जी, वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना एज पर लॉ जरूरी नहीं है, लेकिन उसके कुछ मैंडेटरी कंडीशंस अगर फुलफिल कर लिए जाते हैं तो उसका लॉ पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप विल को कहीं लिखकर भूल जाते हैं तो आपको रजिस्टर ऑफिस से मिल जाएगी। दूसरा, यदि कोई आपकी विल को उठा के 1 लाख की जगह 11 लाख कर देता है तो आपकी अल्ट्रेशन हो जाएगी और वो जो है ना, लेकिन अगर आपने रजिस्टर करा के अपने रजिस्टर ऑफिस में रखी हुई है तो वो बता देगी कि इसमें अल्ट्रेशन हुई है। और साथ में ही कि आप एक डॉक्यूमेंट ये है जो पहले से ही सब रजिस्टर ऑफिस में रखा हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूरज जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताएं कि वसीयत लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुधीर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वसीयत लिखना ही काफ़ी नहीं होता, वसीयत को बहुत सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कोई भी वो चैलेंज कर देगा, वो सबका लिखा हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो वसीयत को लिखने के कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम ये लिखें कि हम वसीयत लिखना क्यों चाह रहे हैं। उसमें हम ये लिख सकते हैं कि अब मेरी एज हो गई है, मैं बहुत ही बीमार रह रहा हूँ, या मुझे अपने प्रॉपर्टीज़ का सेटलमेंट सही ढंग से करना है इसलिए, या फिर मैं कहीं फॉरेन कंट्री में विजिट करने जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, मुझे मेरा भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं वसीयत लिखने जा रहा हूँ। और वसीयत लिखने में जिस दिन आप वसीयत लिखेंगे उसकी तारीख जरूर लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम एक क्या करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं। एक साइड में लिखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरी साइड में लिखते हैं कि कौन कौन से हमारे लीगल हेयर्स होंगे, जो बेनिफिशरीज होंगे। तो जब हम पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ये दोनों लिखना आवश्यक है, अगर हैं तो। नहीं है तो फिर आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ में जब हम कंप्लीट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड लिख लेंगे, उसके बाद में हमें लास्ट में ये लिखना भी ज़रूरी है कि मैं इन 2 गवाहों के समक्ष अपनी ये वसीयत लिख रहा हूँ, और वो जो 2 गवाह होंगे वो उसी समय उस वसीयत पे साइन करेंगे। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तभी इसको सही ढंग से ठोस वसीयत हम कहेंगे, जिसको हम चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सूरज जी, विल और नॉमिनेशन दोनों अलग अलग चीज हैं कि एक ही बात है? जी सुधीर जी, नॉमिनेशन और विल में बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। नॉमिनेशन हम जब बैंक में देते हैं, ये बताते हैं कि मेरा जो डिपॉजिट है, मैंने जो अपने आपका पास अकाउंट डिपॉजिट कर रखा है, यदि मैं ना रहूं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद में इस नॉमिनी को ये पेमेंट कर दिया जाए, और बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब हम नहीं रहते हैं तो बैंक उसको पेमेंट दे देता है। परंतु एक इसमें कैच है कि वो पेमेंट तो उसको कर देता है, वो नॉमिनी को देता है, लेकिन नॉमिनी जो है ना सिर्फ एक ट्रस्टी होता है। उस अमाउंट को लेने के लिए, बैंक से लेने के लिए एक हकदार होता है, उसके बाद उसका यूज़ करने के लिए हकदार नहीं होता। वो यूज़ जो होगा वो एज पर लॉ होगा, जो उसके बेनिफिशरी होंगे, जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, वही उसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी वसीयत जरूर लिखिए। वसीयत जब आप लिखते हैं तो उसमें मेंशन कर देते हैं
कि मेरे वारिस ये होंगे, और जब वो वही वारिस होंगे तो नॉमिनेशन वो अलग चीज़ है और वसीयत अलग चीज़ है। कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो असली वारिस होता है वही उसका हकदार होता है। सूरज जी, हमने एक रजिस्टर्ड विल रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा दी। इस विल को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी भी रजिस्ट्रार की होती है कि हमारे को कोर्ट में जाना पड़ता है? यस सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल को रजिस्टर्ड करवाना जो है ना ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम रजिस्टर्ड इसलिए करवाते हैं कि कल को विल गुम जाए तो हमें उसकी कॉपी वहाँ से मिल जाए। तो अगर वो रजिस्टर्ड हो गई है तो रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि उसने आपके रिक्वेस्ट पर वो रिक्वेस्ट जो आपने दी उसको कि भाई इसको ये पैसा मिलना चाहिए, इसको ये संपत्ति मिलनी चाहिए, उसने अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कर लिया एज पर योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद में उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। यदि बाद में किसी व्यक्ति की जो जिसने टेस्टेटर हम कहते हैं जिसने विल लिखी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसके क्लेमेंट हैं, जो उसके बेनिफिशरी हैं, जो उसके वारिस हैं, वो उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा अपनी विल लेने के लिए। अगर उनके पास विल नहीं है तो, खो गई है तो, मिसप्लेस हो गई है तो, और उस विल के अकॉर्डिंगली जो उनको संपत्ति होगी वो अलग तरीके से उसका एक अलग से प्रोसीजर है, उसमें क्लेम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये और चीज़ बता दूं कि दिल्ली में आपकी विल को प्रोबेट लेने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोबेट होता क्या है, पहले तो मैं ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इट इज़ ए रजिस्टर्ड विल, रजिस्टर्ड बाय द कोर्ट। अगर वो कोर्ट जो है ना सर्टिफाइड कर देता है कि ये विल ठीक है, उसके बाद हम उसको कहते हैं प्रोबेट। लेकिन जो कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में इसका एक कंपलसरी है कि हमें रजिस्टर्ड विल, जो सर्टिफाइड विल है, जो प्रोबेट है, वो लेना जरूरी है एग्जीक्यूट करने से पहले। दिल्ली में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता है, विल को चैलेंज किया जाता है, उस केस में प्रोबेट लेना भी जरूरी है। सूरज जी, लिविंग विल क्या होती है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। सुधीर जी, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। एक्चुअली जिस हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो सामान्य विल थी, फैमिली विल थी। अब जो बात कर रहे हैं हम, उसकी आप कर रहे हैं लिविंग विल की बात। सामान्य विल में क्या होता है कि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जब वो व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, तो उसके वारिस जो है ना, उसको क्लेम करने के लिए उस सामान्य विल के बेस पर कोर्ट में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, या दूसरी जगह जहाँ भी उसकी प्रॉपर्टी होती है वहाँ सब जाकर अपना क्लेम रखते हैं वहाँ पे अपना। लेकिन एक लिविंग विल एक नया कंसेप्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं सुधीर जी कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि लिविंग विल एक बहुत ज़रूरी, लिविंग विल का कंसेप्ट क्या है। मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन अपने हिसाब से जो फैसले भी ले सकता हूँ। आफ्टर माई इलनेस, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मान लो, उस केस में मैं अपने फैसले कि मेरा इलाज किस तरीके से होना चाहिए, मेरा इलाज कहाँ होना चाहिए, क्या मुझे वहाँ पे वेंटिलेटर यूज़ करने की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी क्या होता है, लिविंग विल के बिना हमारे परिवार वालों को ये फैसला लेना होता है। लेकिन अगर मैं अपनी विल में ये लिख के जाऊँ कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है, मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है, मुझे अगर मैं हॉस्पिटल में हो जाऊं, ये स्टेज आ जाए कि मैं जो है ना ठीक से बोल नहीं सकता और वेंटिलेटर पे 5-7 दिन रख लिया उन्होंने, उसके बाद भी मैं 70-80 साल का हो चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी इच्छा मृत्यु हो, मैं घर जाके अपना शांति से जाके रहूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे को वेंटिलेटर का यूज़ ना किया जाए। तो ये अपने लिविंग विल में मैं इसको मेंशन करता हूँ। धन्यवाद सूरज जी, आपने वसीयत के बारे में बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। अब हम चर्चा में लाते हैं रविंद्रनाथ वासी को, जो कि आरबीआई के रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं। वासी, जैसे अभी आपने सुना, सूरज जी ने बताया कि हमारे बैंकों की अनक्लेम्ड मनी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इसके लिए आरबीआई के द्वारा कोई कदम उठाया गया है? धन्यवाद सुधीर जी। वैसे जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि लगभग 2 लाख करोड़ के करीब का फंड हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि अनक्लेम्ड है, और अनक्लेम्ड के रीजंस भी बहुत हैं। आप लोगों ने बताया कि मेजर रीजंस जो हैं वो है कि
डेथ के बाद जो है बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है। कभी कभी नॉमिनी नहीं होते हैं, कभी कभी नॉमिनी होते हैं लेकिन नॉमिनीज को पता नहीं होता है, कभी कभी घर वालों को ये नहीं पता होता है कि जो है प्रॉपर्टीज़ या फंड्स कहाँ कहाँ थे। इसके अलावा और भी है कि लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में जाएं तो लोग, आजकल के बच्चे कितनी जॉब्स चेंज करते हैं, और जिसमें नई जॉब में जाते हैं तो मोस्टली ये देखा जाता है कि भाई उसका एक नया बैंकर होता है, तो जो है नए बैंकर के अंदर अकाउंट खोलते हैं। पिछले बैंक के साथ क्या हुआ, वहाँ से फंड्स तो ट्रांसफ़र कर लेंगे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फंड्स वहाँ रह ही जाते हैं। तो बहुत सारे अकाउंट्स हमारे खुल जाते हैं एंड दे बिकम नॉन ऑपरेशनल। अगर आप भी देखेंगे तो आपके भी कहीं 2-3 अकाउंट्स हो जाएंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ने बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस दी थी, क्योंकि ये जो अनक्लेम्ड मनी है बैंकों के प्रॉफिट में तो कहीं नहीं आता है, आ भी नहीं सकता है, क्योंकि ये किसी की अमानत है। तो इसके लिए जो है रिजर्व बैंक ने एक डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड को एक बनाया गया, ताकि 10 साल से ऊपर के जितने भी अकाउंट हैं जिसके अंदर जो कि डोरमेंट हो चुके हैं, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है, उस सारे फंड को उस डेफ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए एंड दैट फंड विल बी मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोस्टली हम उस फंड से जो है, इवन रिजर्व बैंक जो है लिटरेसी के लिए भी यूज़ कर सकता है। लेकिन बैंकों को ये हिदायत है कि जब भी कोई अकाउंट होल्डर, चाहे वो 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब भी आता है और अपना KYC पूरा करता है, द बैंक इज सपोज टू गिव द मनी टू देम एंड देन claim the same money from the Reserve Bank of India from this fund. These are very clear guidelines. इसके अलावा कभी कभी पता नहीं चलता है कि किसी के पास पैसा था कि नहीं था, तो इसके अंदर रिजर्व बैंक ने एक उद्गम पोर्टल भी बनाया है। दैट इज बेसिकली अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। और ये udgam.rbi.org.in के ऊपर आप जो है जिसकी भी इंफॉर्मेशन पता करना चाहें अपने बारे में, या आपके या उस व्यक्ति के बारे में जो कि जा चुका है, तो आपके उसके कुछ जैसे आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ या उसकी कुछ डिटेल्स डालकर जो कि उस सिस्टम के अंदर हैं, जो कि बैंक के पास थी, तो आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स उसको बिलोंग करते थे। तीसरा ये है कि शेयर्स एंड इन्वेस्टर्स का भी एक सवाल उठता है। शेयर्स और इन्वेस्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बेसिकली IEPF.gov.in से आप इन्वेस्टर्स, मतलब जो शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया है आपने, या आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर किया है, उसकी जानकारी किसी भी डिसीज पर्सन के बारे में ले सकते हैं। और जानकारी लेने के बाद अगर आप उसके रियल नॉमिनी हैं और सक्सेसफुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप राइटफुल ओनर हैं, तो आप जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें देकर उस वेल्थ को क्लेम कर सकते हैं। बचपन में एक मिसाल सुनी थी, जिंदगी भर कमाया, ना खुद खाया, ना अपने परिवारजन को खाने दिया, और सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया, अनक्लेम्ड मनी के अंदर। इसलिए आप जागरूक बनिए, वसीयत बनवाइए। हमारी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए मनचंदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बस जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अनक्लेम्ड मनी के बारे में, हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, दोस्तों, नमस्कार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर।